to Rising Suns Academy. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। गाइस आज है 8 जून 2021 और हम देखेंगे 8 जून का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और डेली करंट अफेयर का ये जो सेशन है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। देखते हैं आज का करंट अफेयर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 8 जून को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं हम विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 1 जून को। इसके बाद विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो ये मनाया जाता है 7 जून को, यानी कि कल के दिन हमने मनाया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन, सभी को याद होगा कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तो मनाते हैं 7 जून को। एक मैंने आपको बताया था विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 16 अक्टूबर को, तो ये भी आप याद रखिए। आइए चर्चा कर लेते हैं विश्व महासागर दिवस के ऊपर, वर्ल्ड ओशियन डे। तो आज यानी कि 8 जून को मना रहे हैं वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस। इस वर्ष की थीम याद हो जाएगी, कर लीजिए याद, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड 2021 की थीम है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है। इसके अलावा विश्व महासागर दिवस ये कौन मनाता है, ये यूएन मनाता है, और यूएन ने 2008 में सबसे पहले इसको मनाया था। तो 2008 में ये दिवस अनाउंस किया गया था। 2008 से हर वर्ष मना रहे हैं हम 8 जून के दिन विश्व महासागर दिवस। ठीक है। बात हो रही है महासागर की। ठीक है। तो विश्व का यानी कि वर्ल्ड का फादर ऑफ ओशन किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ ओशन अगर आपसे पूछ ले तो उसे कहते हैं प्रशांत महासागर, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है आपका, उसको कहते हैं फादर ऑफ ओशियन, फादर ऑफ ओशन। और इसी को ही कहते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। अगर आपसे पूछ ले रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, तो प्रशांत महासागर को कहते हैं। फादर ऑफ ओशन भी प्रशांत महासागर को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ओशन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि जो महासागर है, जो समुद्र है, उसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच, यानी कि मैरियाना गर्त सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन का। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन है मैरियाना ट्रेंच या फिर मैरियाना गर्त। और ये भी कहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, याद रखिए। अब बात हो रही है डीपेस्ट पॉइंट की, तो आप जानते हैं कि जो समुद्र की गहराई होती है उसको किससे मापते हैं। तो अगर ये पूछ ले कि जो समुद्र की गहराई है या फिर महासागर की गहराई है किससे मापी जाती है, तो एक होता है फैदोमीटर। क्या, फैदोमीटर। तो फैदोमीटर से मापते हैं समुद्र की गहराई, या फिर इसको यूज़ किया जाता है ओशियन की डेप्थ मेजर करने के लिए, फैदोमीटर। ठीक है, याद रखिए। और स्टडी ऑफ ओशियन यानी कि जो ओशियन समुद्र का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, ओशिनोग्राफी। क्या कहते हैं, ओशिनोग्राफी, याद रखिए। ठीक है। इसके अलावा अब समुद्र है, तो समुद्र में क्या होगा, जल होगा। ठीक है, जल में धाराएं होंगी और कुछ धाराएं चलेंगी। तो जो समुद्र है, ओशियन है, तो ओशियन में जो धाराएं चलती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कोल्ड करंट और एक होती है वार्म करंट, यानी कि एक होती है ठंडी जलधाराएं और एक होती है गर्म जलधाराएं। ठीक है। तो इनके कुछ नाम पूछे जाते हैं कभी कभी, एक बार देख लेते हैं। तो जो कोल्ड करंट है उनको देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले क्या, लैब्राडोर, क्या लैब्राडोर, या फिर पेरू, या फिर अगुहलास, या फिर फेकलैंड, या फिर सोमाली, या फिर बेंगुला। अगर आपसे इनमें से कोई धारा पूछ ले तो चले जाना क्या, ठंडी जलधारा। ये सारी ठंडी जलधाराएं हैं। कौन कौन सी, लैब्राडोर, पेरू, अगुहलास, फैकलैंड, सोमाली और बेंगुला, ये सारी ठंडी जलधाराएं हैं। इसके अलावा वाम देख लेते हैं। वाम करंट कौन कौन से होते हैं, तो नॉर्वेजियन। ठीक है, अगर आपसे पूछे नॉर्वेजियन, अलास्का, फ्लोरिडा, ठीक है, मोजाम्बिक, ये सारी कौन सी हैं, गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है। अगुहलास बहुत पूछा जाता है, याद रखिए कौन सा है, कोल्ड करंट, यानी कि ठंडी जल धारा है अगुहलास। ठीक है, याद रखिए। तो ये समुद्र से संबंधित कुछ चीज़ें थी, कुछ फैक्ट थे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे रिवाइज करिए। अच्छा, अब आ जाते हैं भारत के ऊपर, यानी कि इंडिया। भारत का अगर इंस्टीट्यूट पूछ ले जहाँ पर महासागर या फिर समुद्र से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो वो कहाँ पर है, तो वो चले जाना आप गोवा। कहाँ पर, गोवा। हाँ, वही गोवा जहाँ पर सब मौज मस्ती को जाते हैं। तो वहाँ पर भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी है, कहाँ पर, गोवा में। ठीक है। समुद्र का अध्ययन जहाँ पर किया जाता है भारत में, वो है गोवा में। तो इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, गोवा राज्य में। ठीक है। आइए बढ़ते आगे, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो ये योजना जो है राजस्थान के द्वारा प्रारंभ की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। इन्होंने इस योजना की घोषणा की है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। और ये किस लिए है? आर्थिक रूप से कमजोर SC ST, ठीक है, और अति पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं तो वो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक है। और ऐसे विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय यानी कि जिनके परिवार की जो सालाना आय है 8 लाख से कम है तो उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब ये योजना होगी कैसे? तो इस योजना के तहत बच्चे जो है कोचिंग कर सकेंगे, तैयारी कर सकेंगे और आगे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, SC ST के बच्चे और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे जिनकी परिवार की सालाना आय या फिर वार्षिक आय 8 लाख से कम है उनको सहायता प्रदान की जाएगी, उनको कोचिंग प्रदान की जाएगी एक तरीके से। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कहाँ की है? राजस्थान राज्य की है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके जो राज्य है उसमें नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल राज्य के द्वारा, ठीक है। तो केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। इसके तहत कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा, उच्च शिक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा, तकनीकी परिवर्तन करने के लिए ये जो है मिशन लॉन्च किया गया। साथ ही साथ इसमें नॉलेज इकोनॉमी फंड भी है जिसके तहत पहले 200 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अब इनको बढ़ाकर कर दिया है क्या? 300 करोड़ रुपए। तो नॉलेज इकोनॉमी जो फंड है वो 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और नॉलेज इकोनॉमी मिशन कहाँ का है? केरल राज्य का है। किस लिए है? तो ये किस लिए है? जो ज्ञान कार्यकर्ता है उनको राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है ये मिशन कहाँ का है? केरल। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, याद रखिए। और ये जो मिशन है, ठीक है, इस मिशन का जो नेतृत्व है वो करता है केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल, ठीक है। एक के डिस्क नाम की काउंसिल है यानी कि केरल डिस्क डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल है ये, के डिस्क नाम की। ये इस मिशन का नेतृत्व करती है, इसको हेड करती है, ठीक है। तो ये मिशन कहाँ का है? याद रखिए केरल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी है ब्राजील के द्वारा। तो ब्राजील राज्य भारत की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन उसको मंगाएगा, उसका आयात करेगा। कोवैक्सीन का निर्माण भारत की कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है भारत बायोटेक, इसने कोवैक्सीन का निर्माण किया है और कोवैक्सीन अब ब्राजील आयात करने जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा भारत में कोवैक्सीन का यूज़ किया जाता है वैक्सीनेशन के रूप में और भारत में कोविड शील्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोविड शील्ड अगर पूछ लो तो कोविड शील्ड किसने बनाई है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। यानी कि भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो कोविड शील्ड वैक्सीन का निर्माण करता है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो लिया गया है किससे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मूला है उससे लिया गया है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला लेकर सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन का निर्माण करता है भारत में। कौन सी? कोविशील्ड। लेकिन जो कोवैक्सीन है ये भारत की ही वैक्सीन है और इसका फॉर्मूला भी भारत का है, यानी कि भारत बायोटेक जो बनाता है ये फॉर्मूला भारत का ही है और इसका निर्माण करता है भारत बायोटेक, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है और ब्राजील इसका आयात करने वाला है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है E100 पायलट प्रोजेक्ट। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है E100, इसको लॉन्च किया गया है विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। किससे संबंधित है? ई से संबंधित है यानी कि इथेनॉल से संबंधित है ये। तो इस परियोजना के तहत भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यही उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का। तो इससे क्या होगा? इथेनॉल की जो भी उत्पादन है और उसका वितरण है वो सहज बनाया जाएगा। तो E100 पायलट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकेंड में पूरी कर ली है, ठीक है। 29 घंटे 6 मिनट और 82 सेकेंड में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है सिफान हसन ने। सिफान हसन कहाँ की? नीदरलैंड की महिला धावक है और 10,000 मीटर की जो दूरी है इन्होंने इस समय में पूरी की और इन्होंने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? इससे पहले ये रिकॉर्ड था इथोपिया की अल्माज अयाना के पास। इथोपिया की जो अल्माज अयाना है उनके पास ये रिकॉर्ड था, ठीक है। उन्होंने कितने में? उन्होंने 29 मिनट कितने सेकेंड? 17 सेकेंड, 29 मिनट 17.45 सेकेंड में ये पूरा किया था रिकॉर्ड। अब इन्होंने बना दिया है 06.82 में। सिफाना हसन कहाँ की हैं? नीदरलैंड की हैं, नाम याद रखिए। और ये किससे संबंधित है? महिला धावक। आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि सिफाना हसन किस खेल से संबंधित है? तो ये महिला धावक है, ठीक है, ये धावक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
नेक्स्ट है AMB किस बीमारी के इलाज के लिए IITH द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है। तो AMB एक टैबलेट है जिसको विकसित किया है IITH ने, और ये कहाँ मतलब किस बीमारी से संबंधित है, किस बीमारी की टैबलेट आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ये संबंधित है कालाजार, कालाजार की ये टैबलेट है जिसका अभी निर्माण किया गया है AMB। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने की जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एम्फोटेरिसिन बी नाम की एक नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की है, यानी कि टैबलेट विकसित की है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं AMB। इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या हो जाएगा एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी एक टैबलेट है और नैनो फाइबर आधारित टैबलेट है, विकसित की है IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में शहीद साबरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो शहीद साबरी एक मशहूर गायक थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। आप देख सकते हैं इमेज में ये शहीद साबरी। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कैसे, शहीद साबरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको गायक टिक कर देना है। ठीक है, और अभी हो गया इनका निधन 85 वर्ष की उम्र में, हाल ही में कुछ समय पहले। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए बढ़ते आगे। आज के लिए आपका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार कौन है। ऑप्शन है आपके तपस्या सिंघल, डेविड ड्यूब, शशि थरूर या फिर जेम्स एंडरसन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आप सभी के एग्जाम भी स्टार्ट होने ही वाले हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।